सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता, जो आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। पिछले हफ्ते आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे। एक बार फिर सवाल आपके राहुल गांधी पर आए, सूरत कोर्ट के ऑर्डर से लेकर पंजाब में चल रहे अमृतपाल सिंह विवाद तक आपने हमें कई सारे सवाल भेजे, और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए शेखर, शुरुआत करें। शुरुआत करते हैं। आज मुझे लगता है बहुत सवाल है, और पिछली बार हमने 2 सवालों पे बहुत लंबी कहानियां सुना दी थी, जी। तो आज हम छोटे जवाब रखेंगे। ठीक है शेखर, चलिए पहला जो सवाल है वो राधिका का आ रहा है। वो पूछ रही हैं आपके विचार क्या है राहुल गांधी पर जो सूरत कोर्ट आया है उसके ऑर्डर पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो क्रिमिनल डेफेमेशन है कि किसी ने, आपने मेरी रेपुटेशन ख़राब की या मैंने आपकी रेपुटेशन ख़राब करी, कोई भी हो, हर किसी को अपनी रेपुटेशन के ऊपर, अपनी इज्जत के ऊपर हक है उसको संभालने का, और कानून भी है। लेकिन उसका क्राइम बनाना, ये हमारा एडिटोरियल व्यू भी है, और भारत के, मैं कहूँगा, सभी बड़े बड़े अच्छे सोचने वाले जो भी हैं, और न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, सबका ये व्यू है, और बहुत पब्लिक लीडर्स का भी ये व्यू है कि जो डेफेमेशन है ये क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, ये सिविल होनी चाहिए, और सिविल को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, ताकि जो आदमी सोचे कि मेरे साथ मेरी मानहानि हुई है, उसको जल्दी से न्याय मिल जाए। अभी क्या होता है कि सिविल केस लगते हैं बहुत साल जी, और कुछ होता है, नहीं होता है, तो जो विक्टिम होता है उसको लगता है मानहानि मेरी हो गई, तो कुछ नहीं तो कम से कम मैं क्रिमिनल केस करता हूँ, इस आदमी को आके 2 बार जमानत लेनी पड़ेगी, अपना प्ली एंटर करना पड़ेगा, इनकन्वीनियंस होगी, खास करके अगर मैं केस दिल्ली से बाहर दूर कहीं फाइल करता हूँ। तो ये एक गलत साइकिल चल रही है। ये मौका था, ये काफ़ी लोग, राहुल गांधी भी थे उसमें, और भी कई लोग थे, ये एक साथ गए थे सुप्रीम कोर्ट में इसको डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हालांकि ये काम सुप्रीम कोर्ट का है भी नहीं, ये काम पार्लियामेंट को ही करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, अब एक ऑपोजिशन के एमपी के साथ हुआ है, कल को किसी और की सरकार होगी, वो क्यों इसको हटाएगा, वो कहेगा दूसरे के साथ होगा। तो ये बहुत कम देश हैं डेमोक्रेसी जहाँ पे डेफेमेशन क्रिमिनल है। ये यूके में होती थी, लेकिन आपने मुझे कल बताया कि 2009 में यूके ने भी क्रिमिनल इसमें से हटा दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी एक कन्विक्शन अगर आ ही गई है 2 साल की, अब जज ने जो भी किया इस पर स्टे मिल जाएगा, जहाँ तक इन सब केसेस में मिल जाता है स्टे, कन्विक्शन का भी स्टे मिल जाता है, लेकिन फटाफट अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब वो स्टे मिल भी गया कन्विक्शन का, तो मुझे पता नहीं कानून क्या होगा, उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अपने रिस्टोरेशन के लिए। रिस्टोरेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अब तो पार्लियामेंट का भी करीब 1 साल ही बचा हुआ है, ज़्यादा बचा नहीं है। तो इसमें यह भी बात याद करनी पड़ेगी कि ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑर्डर दिया था कि जिसको 2 साल या उससे ऊपर की सज़ा हो वो MP MLA नहीं रह सकता और कंटेस्ट में नहीं कर सकता। तो उस टाइम यूपीए ने एक ऑर्डिनेंस निकाला था, अध्यादेश, उसी को राहुल गांधी ने फाड़ा था। तो अब उसी में अपने चक्कर में फंस गए हैं। शेखर, अगला सवाल संकल्प का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ओवरसीज सिख डायस्पोरा के कई लोग खालिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टेड हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो ग्रुप है वो खास करके कनाडा और यूके में पॉलिटिकल क्लाउट रखता है। बोल रहे हैं कि ये अब बैंक्रप्सी रिमोट एंटिटी बन गया है, जो अपने संरक्षक पाकिस्तान के डेजोल्यूशन के बाद भी बच सकता है। आप विदेशियों के माइंडस्केप से खालिस्तान को कैसे बाहर निकालेंगे? ये क्लियर है कि वे एक रियल डेंजर हैं और अक्सर प्रभावशाली दिमागों को ब्रेन वॉश करने के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। देखिए, ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। अब विदेश में जो जाके, जिसको हम सिख डायस्पोरा कहते हैं, उसमें सब लोग इस मत के नहीं हैं, उसमें कुछ लोग इस मत के हैं, खास करके कनाडा में कुछ हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो गए थे वर्किंग क्लास लोग गए थे, वहाँ भी वर्किंग क्लास है, और उस इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं है सब जगह। कई जगह जैसे क्रिटिकल मास हो जाता है तो उनके वोट से कई सीटें
अफेक्ट होती हैं। तो उनका एक वोटिंग पावर है और एक वोट बैंक पावर है, और उस वोट बैंक पावर को उन देशों में पोलराइज्ड है, क्योंकि दो पार्टियों की आमतौर पे दो पार्टियां, हालांकि कनाडा में दो नहीं है, अब लिबडेम्स यूके में भी है, लेकिन वो मार्जिनल है। आमतौर पे दो पार्टियां ही होती हैं। तो उन दो पार्टियों में जिसको ये एक ब्लॉक मिल जाए वोट का, उसके लिए उसका बहुत महत्व होता है। ऐसे लेबर को, लेफ्ट की जो पार्टीज हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर, उनको ये जो इमिग्रेंट वोट है, सिख वोट, मुस्लिम वोट, उनको लेबर को मिलता है यूके में, और ऐसे मिलता है कनाडा में। कनाडा में एक और पार्टी बनी है अभी जगमीत सिंह की, जो खुद भी प्रवासी सिख हैं, तो उनको भी कुछ वोट ही मिलता है। तो वो एक तरह से पॉलिटिकल लॉबी ग्रुप बन जाता है। पहले जो हिंदू प्रवासी भी बहुत हैं कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, पहले वो लोग भी वहाँ के जो लेफ्ट पार्टीज थी, जैसे डेमोक्रेट्स थे अमेरिका में, उनको वोट देते थे। अभी भी मेजॉरिटी जो भारतीय मूल के लोग हैं डेमोक्रेट्स को देते हैं अमेरिका में, लेकिन वो अब नंबर कम होता जा रहा है। ज़्यादा उसमें कंजर्वेटिव्स को शिफ्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही यूके में और कनाडा में हो रहा है। तो एक तरह से सिख मुस्लिम एक तरफ और हिंदू एक तरफ प्रवासियों में ये राजनीति हो रही है, और ये राजनीति की रिफ्लेक्शन काफ़ी इस पॉलिटिक्स में होती है। इससे आपको अपनी फौज तो भेज के लड़ नहीं सकते, ना वहाँ पे ना यहाँ पे। पिछली बार भी जब फौज भेजी थी, कोई उसका अच्छा अंजाम तो नहीं हुआ था। ये तो हमारे घर की बात है, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको इस समय कुछ रोष है, कोई कन्फ्यूजन है, उनसे एंगेज करके पॉलिटिकल तरीके से इस बात को ठंडा करना चाहिए, और ठंडी हो भी जाएगी। मेरी सिर्फ यही भगवान से प्रार्थना है कि ठंडी हो जाए, और पिछली बार की तरह से इसमें कोई जान माल की हानि किसी की ना हो। जी, अगला सवाल विप्लव आगा का है। वो पूछ रहे हैं कि कभी भी कानूनी या पुलिस की कार्रवाई की जाती है, जैसे कि ये अमृतपाल सिंह को पकड़ने की कोशिश, सबसे पहले शासन इंटरनेट बंद कर देते हैं। क्या ये कानूनी है जब इतने सारे IT में काम करने वाले या पेटीएम से पैसा देने वालों को तकलीफ होती है, तो वहाँ के लोग ये सब कैसे सह लेते हैं? क्या अफवाह इंटरनेट के बिना नहीं फैल सकती है? देखिए, भारत दुनिया भर में चैंपियन एक गलत चीज का, वो है इंटरनेट बैन्स का। तो ये अब ऐसे है कि इंटरनेट बैन बहुत सीरियस बात है, बहुत संजीदा बात है, लेकिन इसकी पावर जो है डिवॉल्व कर दी गई है। अभी कोई भी SP इंटरनेट बैन कर सकता है। तो हर किसी को लगता है कि अफवाहें फैलती हैं फटाफट व्हाट्सएप से और यूट्यूब से, तो इसको फटाफट बैन कर दो। तो ज़रूरत से ज़्यादा वो बैन हो रहा है। लेकिन अब जो बैन हो रहा है, जो मैंने पंजाब में देखा है, थोड़ा सा उसके अंदर बदली ये है कि मोबाइल इंटरनेट बैन होता है, लेकिन जैसे घर में, ऑफिस में वाईफाई होता है, वो बैन नहीं होता है। तो इसका मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं मोबाइल, तो उस टाइम आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, उस टाइम आप सिर्फ फोन लाइन पे काम कीजिए। लेकिन अगर आप किसी कन्फाइंड जगह में हैं, और उसका एक तात्पर्य ये भी हो सकता है कि वहाँ पे, क्योंकि पता है वाईफाई किसका नाम है, कौन चला रहा है, किसने लिया हुआ है, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो अगर आपका बिजनेस है, अगर आपकी मान लीजिए कि आपकी आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो वो आपका अपने वाईफाई से चल सकता है। ऐसा मैंने इस बार पंजाब में पढ़ा है और सुना है। लेकिन ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि हर चीज़ में और बड़े आराम से इंटरनेट बंद करना अच्छा आइडिया नहीं है, और भारत में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और इसको कोई ऊंचे लेवल पे क्लियरेंस भी नहीं चाहिए। लोकल लेवल पे कोई भी SP, DSP तो नहीं, SP को कह के या DC को कह के कोई भी बैन कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा खुली छुट्टी दे दी गई है। इनफैक्ट विप्लव ने आखिरी जो सेंटेंस लिखा था अपने सवाल में, ये भी लिखा था कि आपके ही मेंबर प्रिंट भी नहीं देख सकेंगे इसकी वजह से। भाई अब मेरा अफसोस है, खेत की बात है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपने घर में अपने वाईफाई में ट्राई करके देखें, शायद आप देख पाएंगे। अगर फिर भी ना देख पाएँ तो आप हमें बताइए, हम फिर इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही उम्मीद है कि ये इंटरनेट बैन पंजाब में भी हट जाएगा आजकल में, और उसके बाद दोबारा ना आए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के हालात फिर से ख़राब ना हों, क्योंकि कई बार ये भी सोचने की बात होती है कि सन 83 से लेकर 93 तक पंजाब में जो हुआ, उस समय अगर इंटरनेट होता तो मैं नहीं समझता कि वो फोर्स फॉर गुड होता उस समय। उससे मामला बहुत आगे तूल पकड़ता, प्रोपेगेंडा और बहुत गलत बातें बहुत आगे फैलती।
अगला सवाल मल्हार शाह का है, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक्चुअली करंट खालिस्तान मूवमेंट को फंड कर रहा है? पूछ रहे हैं कि अगर हाँ तो खासकर इसकी अर्थव्यवस्था को स्थिति को देखते हुए क्यों कर रहा है, और अगर हाँ तो पूछ रहे हैं कि तो राज्य और केंद्र सरकार ने इसे इतने लंबे समय तक क्यों रहने दिया? क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर माना जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो ये खेल खेलेगा ही। अभी भी आप देखें कि जो लोग भारतीय हाई कमीशन के बाहर जाके जिन्होंने शरारत की, भारत का झंडा उतारा, अपना झंडा लगाया जिसको खालिस्तान का कहते हैं, मैं तो उसको भगवा झंडा कहता हूँ। निशान साहब सिखिज्म का झंडा है जिसको हम सब सलाम करते हैं। लेकिन वो लोग सब, उनकी अगर आप फोटोज़ देखें पाकिस्तान हाई कमिश्नर के घर, पाकिस्तान हाई कमीशन के फंक्शंस में वो नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान तो ये काम करेगा ही, क्योंकि देखिए इसको तो ब्लड फ्यूड कहते हैं। ये तो जन्म जन्म की दुश्मनी एक तरह की हो गई है, और ये लो कॉस्ट ऑपरेशन है। इसमें ये नहीं कि हज़ारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, लो कॉस्ट ऑपरेशन है। इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल सपोर्ट है, थोड़े पासपोर्ट बना दिए, थोड़ा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दिए, कुछ पैसा दे दिया, पर पैसा इसमें कोई ऐसा कोई सैकड़ों करोड़ों में नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए क्या ये अक्लमंदी की बात है? क्योंकि अगर पाकिस्तान ये करेगा तो भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है। और पाकिस्तान की दुनिया भर में पहली रेपुटेशन खराब है। बड़ी मुश्किल से वो FATF से अभी बाहर निकले हैं, दोबारा उसमें फंस सकते हैं। तो अगर इतनी अकल होती पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी आज तक जो करते रहे वो ना करते। उनको अभी लगता है कि फिर से मौका है, लेकिन एक गलती कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं क्योंकि मौका तो जब था सन 83 में, जबकि एक और तरह का फंडामेंटलिस्ट मूड पैदा हो गया था, तब वो फेल हो गए। तो अब क्या कर पाएंगे? ये मैंने कल या परसों एक कर्तक लेटर भी किया था, जिसमें जगजीत सिंह चौहान, जो अपने को उस समय प्रेसिडेंट बोलते थे नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान का, लंदन में रहते थे। मैंने उनको इंटरव्यू किया था 1993 में। अच्छा। जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को तो अकल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी मेरे पास अभी आए थे सन 93 में, जबकि ये पंजाब में आतंकवाद का दौर ख़त्म हो गया था, मिलिटेंसी, आतंकवाद जो भी कहें, वो दौर ख़त्म हो रहा था। तो उसने कहा कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस वाले आए और उन्होंने कहा सरदार जी दोबारा शुरू करो इसको। अच्छा। तो मैंने कहा कि अभी शुरू कैसे करें, क्योंकि दरबार साहब तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा दरबार साहब क्या होता है? कहता है मैंने उनको जवाब दिया कि तुमको अगर यही नहीं पता कि दरबार साहब क्या होता है, गोल्डन टेम्पल को दरबार साहब कहते हैं, दरबार साहब अभी क्या होता है, तो तुम्हें खालिस्तान का बैंगन भी नहीं पता। बैंगन भी नहीं पता मतलब मुझे लगता है कि भारत में हर जगह जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें बैंगन भी नहीं पता का मतलब पता हो जाएगा कि आपको बिल्कुल अकल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी आए और उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे खालिस्तान बना देंगे। पर हम सिखों को क्या मिला पाकिस्तान से? उन्होंने कहा हम सिखों को मिला ठन ठन गोपाल। तो जब मैं इंग्लिश वाला कर्तक लेटर कर रहा था मुझे बहुत मुश्किल हुई इसको ट्रांसलेट करने में, लेकिन हिंदी में तो आप ठन ठन गोपाल समझते हैं उसका मतलब क्या होता है। शेखर, इसका लिंक मैं ऐड करवा दूंगी, खुद भी देखूंगी कि आपने ट्रांसलेट इसको किस तरह से किया है, ठन ठन गोपाल को एक्चुअली। चलिए अगला सवाल संदीप अनीपू का आ रहा है। पूछ रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट के राइज का आम आदमी पार्टी के पंजाब में प्रोस्पेक्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पास्ट में इसके कई गंभीर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हुए हैं। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन और CM कितने एफिशिएंट है? देखिए, मैं सच बात यह है कि क्योंकि मैंने पिछला फेज देखा है पंजाब में जो हुआ था, आप मान लीजिए सन 81 से लेके सन 93 तक, 81 में और 82 में बढ़ना शुरू हुआ, 83 में फिर कई फेजेस में गया, 93 में ख़त्म हुआ, तो करीब 12-13 साल। वो देखने के बाद मैं अब जो हो रहा है और या जो हो जाए, पहली बात तो मैं मानना ही नहीं चाहूँगा कि मामला हाथ से निकलेगा जी। क्योंकि जो भी हो अमृतपाल सिंह भिंडरांवाले नहीं है। उसको ये सोचना कि मैं भिंडरांवाले हूँ कुछ ऐसे ही है जैसे अन्ना हजारे ने सोचना शुरू कर दिया था कि मैं महात्मा गांधी हूँ, वो नहीं है। लेकिन फिर भी इसको मैं पंजाब की या किसी भी राजनीति के लेंस से नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्र हित का मामला है। तो इसमें ये सवाल नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है या अकाली दल की सरकार है या अकाली दल बीजेपी की है या आम आदमी पार्टी की, जैसे अब है, जो भी सरकार हो, हम सबको यही सोचना चाहिए कि वो सरकार इसको सफलतापूर्वक संभाल पाए। और पीछे कुछ जो मैंने देखा है, जो थोड़ी इंडिकेशन मिलती है, उससे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार कम से कम इस मामले में
कुछ मिलके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। कम से कम मुझे लग रहा है पिछले 4-5 हफ्ते से ये बात। लेकिन ये ज़रूर है कि मामला बहुत दिन तक आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया गया था। अगला सवाल शेखर, अब पंजाब से हटकर क्रिकेट पर लूंगी। कौस्तुभ सौकार जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडेज में खराब प्रदर्शन का कारण क्या है और भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी खेलने में क्यों असमर्थ रहे हैं? देखिए, एक तो एक 3 मैच की सीरीज में 2 मैच हार गए, तो चलिए 5 मैच की सीरीज तो कुछ होता है, हार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़ोरदार टीम है। भारत की टक्कर की इस समय 2 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। और ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और ख़ास करके ओडीआई में जबकि इतना ज़्यादा स्पिनिंग पिचेस नहीं हो सकती हैं, तो फॉर्मिडेबल टीम है। दूसरा, भारत की टीम इस समय काफ़ी इंजरीज भी संभाल रही है, जैसे बुमराह नहीं है, पंत नहीं है, अब श्रेयस अय्यर भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो भारत के जो टॉप बैटिंग लाइनअप है, तो टॉप 5 वो काफ़ी समय से बहुत कमज़ोर चल रहे हैं, ना सिर्फ भारत में स्पिन के आगे लेकिन बाहर भी बहुत कमज़ोर चल रहे हैं जी। तो टॉप 5 में भारत का एक क्राइसिस है, और ये टॉप 5 में अब कुछ बदलाव होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो है अभी स्थिति है, ये काम नहीं आ रही है। इसमें ये सोचना हर बार आके कि अक्षर पटेल और जडेजा बचा देंगे, टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत अश्विन बचा देंगे, ये हर बार नहीं होने वाला है जी। और ये बार बार हमारे को यही रिमाइंडर मिल रहा है कि आपके टॉप 5 में समस्या है। जहाँ तक स्पिन कम खेलने की बात है, खेल पाने की बात है टॉप 5 के अंदर, उसका मेन कारण ये कि जो टॉप 5 के हैं अब इतने स्टार हैं, और हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर अब इतना बिजी है, इतना व्यस्त है कि उनको घरेलू क्रिकेट खेलने का समय ही नहीं मिलता। बोर्ड को चाहिए कि हर किसी से कुछ टाइम के लिए रणजी ट्रॉफी वगैरह खिलवाना चाहिए, क्योंकि अपने घर के पिचेस पे खेलें और स्पिन बॉलिंग खेलें, क्योंकि दुनिया की हर टीम के पास एक आध अच्छा स्पिन बॉलर है अभी, और आप स्पिन बॉलर से आउट हो जाते हैं। अगर आप कोहली का रिकॉर्ड देखें, जैसे कि वो कितनी बार मोइन अली से आउट हुए हैं, तो नेथन लायन इस समय मुझे लगता है कि भारत में जितने भी स्पिन बॉलर्स आए हैं और अच्छे स्पिन बॉलर्स आए हैं, लांस गिब्स आए थे वेस्ट इंडीज़ के, बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे, एशली मैलेट ऑस्ट्रेलिया के, जॉन ग्लीसन ऑस्ट्रेलिया के उस समय आए थे, उसके बाद और भी आते रहे हैं, मॉन्टी पानेसर, ग्रेम स्वॉन, अच्छे स्पिनर्स आते रहे हैं। मुझे लगता है इस समय भारत में जो विदेशी स्पिनर्स आते हैं सबसे ज़्यादा सफल नेथन लायन हो गए हैं, और उसके 2 कारण हैं कि एक तो भारत ने खास करके जब ऑस्ट्रेलिया आता है, मतलब जब नंबर 1 पोजीशन के लिए मुकाबला होता है, तो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग पिचेस बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उसमें हर स्पिनर की चांदी हो जाती है। और नेथन लायन तो हर स्पिनर नहीं है, अच्छे क्लासिकल स्पिनर हैं, वो ओल्ड फैशन ऑफ स्पिनर हैं, ऑफ स्टंप के बाहर लाइन रखते हैं, बॉल अंदर टर्न होके आए या ना आए, बैट्समैन को इनवाइट करते हैं, कई बार कवर खोल भी देते हैं कि ड्राइव करो, स्पिन हो गई तो आप आउट हो जाएंगे। ऐसे ही पुराने ज़माने के ऑफ स्पिन बॉलर करते थे। उनको जब स्पिनिंग विकेट मिल जाती है यहाँ पे काफ़ी, तो वो इफेक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा कारण उनके इफेक्टिव होने का ये भी है कि भारतीय बैट्समैन जो है, खास करके जो टॉप के बैट्समैन हैं, वो स्पिन खेलने के इतने आदी नहीं रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात, उनके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है। तीसरी बात यह है कि भारत के जो टॉप बैटिंग लाइनअप है काफ़ी समय से, इसके अंदर लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो वो राइट हैंडर हैवी लाइनअप है, तो स्पिन बॉलर के लिए एक साइड पे बॉलिंग करना आसान हो जाता है। इसलिए आप देखें कि जब पंत बैटिंग करते हैं तो एक लेफ्ट हैंडर आता है, तो पंत है, जडेजा है, कम से कम 2 लेफ्ट हैंडर हैं, अक्षर पटेल भी अगर हों तो, लेकिन फिर भी टॉप 5 में लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो टॉप 5 में लेफ्ट हैंडर की कमी भी अब एक खटक रही है। अगला सवाल आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका की बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी की विफलता को देखने के बाद डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में रेलेवेंस बनाए रखेगा? वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि डॉलर की जगह ब्लॉकचेन तकनीक या यूपीआई जैसी किसी चीज़ का उपयोग करने का समय आ गया है, क्योंकि यूएस सरकार के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए डॉलर की छपाई बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। देखिए, ये सब बातें डिस्कशन होती हैं लोगों में, लेकिन डॉलर का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि दुनिया को एक करेंसी चाहिए जो रिजर्व करेंसी है। एक यूरो शुरू हुआ, कुछ हद तक आगे गया, लेकिन वो भी बन नहीं पाया रिजर्व करेंसी। लेकिन 3-4 करेंसीज हैं जिन्हें हम कन्वर्टेबल करेंसी मानते हैं। डॉलर है, यूरो है, पाउंड भी है, चाइना कोशिश कर रहा है रेनबिम्बी को बनाने की।
तो इसमें ये सोचना कि क्रिप्टो बन जाएगा, देखिए क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी सॉवरेन की कोई कमिटमेंट ही नहीं है। तो ये तो लोगों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो दुनिया की करेंसी नहीं बन सकता है। और मुझे लगता भी नहीं कि दुनिया की सरकारें उसको बनने देंगी। क्रिप्टो की कोई भी आइडियोलॉजी हो, मुझे नहीं लगता बनने देगी। कम से कम मैं तो क्रिप्टो में अपना एक भी पैसा नहीं रखूंगा कभी भी, अनलेस सरकारें उसे रिकॉग्नाइज ना कर दें। क्योंकि इंसान ने इतने हजार साल तरक्की करी इसीलिए करी ना कि ऑर्गेनाइज करके कि एक सोसाइटी बने, एक गवर्नेंस सिस्टम हो वगैरह वगैरह। उसमें अचानक आप एनार्की अराजकता नहीं कर सकते। दूसरी बात ये यूपीआई वगैरह, इसे यूपीआई भी अगर आप करेंगे तो यूपीआई का अंडरलाइंग भी तो एक करेंसी है। यूपीआई का अंडरलाइंग भारत में रुपया है, कहीं पे डॉलर होगा, कहीं पे अगर यूपीआई भी लगा दें तो उसमें करेंसी तो अंडरलाइंग होगी ना। अब उस करेंसी को आप किस फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन करेंसी आपको चाहिए। और दुनिया के रिजर्व करेंसी इस समय डॉलर है। मुझे नहीं लगता कि, हालांकि इसमें फैंटेसी बहुत होती हैं, लोग कहते हैं ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, रुपया ही बन जाएगा, रूबल बन जाएगा। कई लोग ये कहते हैं देखिए रूस का रूबल कितना स्टेबल है, बिल्कुल वीक नहीं हो रहा, वो कन्वर्ट होता ही नहीं। तो ये सब दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली सिचुएशंस है। ये डॉलर ही रहेगा और ठीक है, अमेरिका का भी ज़्यादा छापता है तो उसके बाद उनकी समस्या होती है। इस बार बहुत साल बाद उनको खुद मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ भी चुनाव आ रहा है, उनकी भी सरकार घबरा रही है, उनको भी अब बैलेंस देखना पड़ रहा है इन्फ्लेशन के अंदर। और एक इन्फ्लेशन और दूसरा क्योंकि इसकी वजह से उनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो रहे हैं, बैंकों में क्राइसिस हो रहा है। वो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ये चीज़ें हर सेंट्रल बैंक को हर जगह बैलेंस करनी पड़ती हैं। भारत में भी आप देखिए आरबीआई को अभी जल्दी कॉल लेनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन थोड़ा भारत में कमज़ोर हुआ है लेकिन इतना भी नहीं हुआ, 6% से अभी भी ऊपर है। तो क्या वो अभी फिर भी ब्याज की दरें बढ़ाते रहेंगे जिससे सबकी ईएमआई बढ़ती रहे? अब देखिए, मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने लोन लिया 20 साल में रीपे करने का घर का किसी रेट पे, आज जो रेट हो गया हो सकता है वो 40 साल का हो गया हो। तो 40 साल तो आपको कोई बैंक नहीं रखेगा, आपकी ईएमआई बढ़ा देगा उसी के हिसाब से। तो ये एक बैलेंस करना होता है। और यही जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी चलाते हैं, उनकी चुनौती होती है, उनकी नौकरी कोई आसान नहीं होती है। अगला सवाल श्रेयस डरने का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने आईएमएफ बेल आउट को हासिल करने के करीब है, भले ही सऊदी ने उन्हें कई लोन देने से इनकार कर दिया है। पिछले महीने पाकिस्तान पर आपके सीटीसी ने इस मैस को खूबसूरती से समझाया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या है? क्या वो लॉन्ग टर्म में आईएमएफ की किसी भी शर्त को पूरा करने में सक्षम होंगे? देखिए, अभी पाकिस्तान का आईएमएफ से नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं टू बिग टू फेल, ये अंग्रेजी में बहुत कहते हैं टू बिग टू फेल, कि जी इतना बड़ा बैंक है, टू बिग टू फेल। हाँ, कि चलो एसवीबी बैंक तो फेल हो गया, लेकिन कल को जेपी मॉर्गन पर ऐसी समस्या आ जाए, दैट इज टू बिग टू फेल, तो उसको हम फेल नहीं होने देंगे। फेल हुआ सब फेल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान एक तो टू बिग टू फेल है, 23-23.5 करोड़ की आबादी का देश है। 23-23.5 करोड़ की आबादी, उसमें भी बहुल सुन्नी मेजॉरिटी, मेरे ख्याल 98-99 कुछ ऐसी प्रतिशत मुसलमान होंगे, उनमें से 90% के आसपास सुन्नी मुस्लिम है। तो अरब देश, सब देशों का बहुत इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात इतना बड़ा देश है, लेकिन जैसे मैंने कहा टू बिग टू फेल, ये पाकिस्तान टू डेंजरस टू फेल भी है। अच्छा। क्योंकि डेंजरस किस लिए कि वो मुल्क ऐसा है कि जिसके पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है। दुनिया का, मैं कहूँगा कि इस समय चौथा सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, मिसाइल, बॉम्ब्स, वो भारत से ज़्यादा हैं। तो उसके पास सबसे ज़्यादा रशिया, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। फ्रांस और यूके के पास तो थोड़े थोड़े हैं, उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। उसके अलावा इतना फंडामेंटलिज्म है जी। और इतने लूज टेररिस्ट हैं और लूज फंडामेंटल लश्कर्स हैं। तो ऐसे देश इज ऑल्सो, जिसको कहते हैं टू डेंजरस टू फेल, कि फेल हो गया कल को यही जो लोग AK-47 लेके फिर रहे हैं या RPG-7 बंदूका लेके फिर रहे हैं, कल को इनके हाथ में चाबियां लग गई न्यूक्लियर वेपन्स की भी, या यहाँ पे दंगा हो जाए, कल को भारत में दंगा करा दें,
सिंकियांग में दंगा हो जाए, यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद भी बोलते थे पाकिस्तान को बहुत समय तक, तो ये टू डेंजरस टू फेल भी है। तो दुनिया के काफ़ी देश ये पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान फेल ना हो जाए जी। तो उनमें एक चीन है। अभी आप देखें कि अब तक पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट हो गया होता है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि चीन ने कुछ उन्हें दिया, कुछ लोन उन्होंने रीपे करना था उसको रोल ओवर कर दिया और कुछ लोन उनको और दे दिया। ऐसे ही कुछ समय में कोई और करेगा। अब देखें ब्रिटेन बहुत कोशिश कर रहा है ना, वो पैसे नहीं देगा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी वॉशिंगटन के अंदर दोबारा से कि चलो बच्चे ने गलती करी अब माफ़ कर दो, आगे से नहीं करेगा टाइप ऐसे कुछ कांड कर रहा है। जैसे कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि पाकिस्तान अपने पास जो फालतू एम्यूनिशन पड़ा है टैंकों का खास करके और कुछ रॉकेट्स भी हैं वो यूक्रेन को देगा। अच्छा। पैसे उसके यूके से मिल रहे हैं और यूके से पैसे मिल रहे हैं तो पाकिस्तान के पास पैसे भी आ गए, लेकिन आप अमेरिका को ये भी कह रहे हैं देखा आपके लिए ये तो यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अब देखिए दुनिया में क्या विडंबना चल रही है कि जो भारत का सबसे पुराना बेस्ट फ्रेंड है रशिया, वो इस समय बेस्ट फ्रेंड बन गया है भारत के सबसे पुराने एडवर्सरी का, दुश्मन का, चीन का। और जो चीन का बेस्ट फ्रेंड है हमेशा से, वो रशिया के सबसे बड़े दुश्मन को हथियार दे रहा है। तो ये दुनिया उठपटांगा वाली स्थिति है अभी। तो ये दुनिया उठपटांगा वाली स्थिति है। आपने पता नहीं वो फिल्म देखी कि नहीं, और आपने दर्शकों ने देखी कि नहीं, घोंसला का घोंसला, उसमें वो गाना था मेरे ख्याल जयदीप सानी ने लिखा था, ये दुनिया उठपटांगा, किथे लड़ते किथे डांगा, किथे कुकड़ी देंदी बांगा, उन चकदे फटे। अब चकदे फटे तो हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें ये दुनिया बिल्कुल ही उठपटांग हुई है। अब देखिए मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, भारत का सबसे पुराना, सबसे लॉयल, सबसे ज्यादा विश्वसनीय दोस्त रूस इस समय पूरी तरह निर्भर है चीन के ऊपर, जो भारत का पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन है। राइट। तो आपका इतना दोस्त और आपका इतना बड़ा दुश्मन बिल्कुल साथ हो गए। इस समय चीन की रूस को बहुत ज्यादा जरूरत है भारत से। चीन का सबसे बड़ा दोस्त दुनिया में कितने समय से, 60 साल से ऊपर से पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस समय हथियार दे रहा है जो रूस का दुश्मन है, जिससे उससे लड़ाई हो रही है उसको। तो आप इसको एक अपने दिमाग में एक इसका खाका खींच के देखिए कि ये दुनिया कैसी उल्टी पुल्टी है, और भारत उसको एक तरीके से देख रहा है। भारत रूस से बिगाड़ भी नहीं सकता, भारत चीन से दोस्ती भी नहीं कर सकता कि हम आपके कैंप में आ जाएं। पाकिस्तानी भारत के साथ कोई अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेंगे। अब देखिए फिर शैतानी कर रहे हैं वो सिख डायस्पोरा के साथ। तो इस सारी दुनिया में बहुत पेचीदा समस्याएं हैं, आसान नहीं है इसके अंदर नेविगेट करना। ये ऐसे है कि जहाज़ आपका उड़ रहा है, प्लेन आपका उड़ रहा है और बहुत टर्बुलेंस हो रही है और ऊपर से बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और आपको फ्यूल भी कम हो रहा है आपके प्लेन में, और नीचे आप कहीं लैंड करना चाह रहे हैं तो बोल रहा है एयरपोर्ट वाला भी मेरे यहाँ तो ट्रैफिक जैम है, मेरे पर उतारने की जगह नहीं है। तो इसको अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है कि जो भी गड़बड़ हो सकती है अब वो गड़बड़ हो गई है। राइट। तो ये हमारा देश भी अभी परफेक्ट स्टॉर्म से गुजर रहा है, जिसको जियोपॉलिटिकल परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। आप सभी से एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने हमें इतने ढेर सारे सवाल भेजे, इतने सारे मुद्दों पे सवाल भेजे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, मैं ये 2-4 दिन क्योंकि पंजाब का मामला बहुत इस समय दिलचस्प है और बहुत इसकी बात है, तो कुछ मैं स्पेशल सीरीज कर रहा हूँ कटक क्लटर वगैरह की, जिसमें पंजाब में पिछली बार जो हुआ था वो मैंने एज ए रिपोर्टर कवर किया था, उसकी कुछ कहानियां मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उनको भी आप जरूर सोर्स कीजिएगा। उसमें से 2 लिंक अपूर्वा आपको इस वीडियो के साथ भी देंगी। बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा।